गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं आगे बात करना चाहूँगा। अपन जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक है अपना पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। सरकार के जो 3 अंग थे, कार्यपालिका की अपन ने चर्चा कर ली। आज हम व्यवस्थापिका की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका को भारत देश में अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस व्यवस्थापिका को बेसिकली संसद कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। अधिकांशतः ब्रिटेन से हम प्रभावित हैं भी, और संविधान की बात करूँ तो कनाडा से प्रभावित है। लेकिन ये जो संसद की कार्य प्रक्रिया है वो ज़्यादातर किससे प्रभावित है? वो ब्रिटेन से प्रभावित है। अच्छा, संसद की बात करूँ तो कुछ अनुच्छेद भी दिए गए हैं। संसद किस अनुच्छेद से है? संसद है वो अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है। और एक अनुच्छेद और बचता है, वो भी कानून प्रक्रिया से ही है। अनुच्छेद 123 जो आपन क्या है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की क्या देता है? पावर देता है। तो बेसिकली ये भी इस कानून निर्माण की प्रक्रिया में ही शामिल है। बेसिकली बात करूं अनुच्छेदों से के हिसाब से अपन देखें तो अनुच्छेद के माध्यम से इसमें ये प्रक्रिया दी गई है। 79 में सीधी सीधी कह रखा है कि भारत के लिए जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 79 में कह रखा है कि क्या होगी, एक संसद का गठन करने की चर्चा की गई है। यानी संसद का क्या होगा? गठन होगा। संसद का गठन होगा। ये चर्चा बेसिकली किस में की गई है? अनुच्छेद में कही गई है। तो अनुच्छेद संसद का गठन होगा, लेकिन किससे होगी? संसद में 2 सदन होंगे। 2 सदन कौन कौन से होंगे? एक तो होगा वो लोकसभा और एक होगा वो होगा राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, लेकिन इसका एक अभिन्न अंग होगा। सदन नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा, लेकिन अभिन्न अंग होगा। वो होगा आपका राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति भी क्या होगा? इसी में क्या होगा? काउंटिंग यानी शामिल किया जाएगा। ये चर्चा दी गई है किस अनुच्छेद में? 79 में। अनुच्छेद में बात करूं 80 की, अनुच्छेद 80 की बात करूं तो उसमें राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 81 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा कही गई है। यानी क्रम से इनका क्या ध्यान रखना है? अनुच्छेदों का ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 82 में कहा गया है प्रत्येक जनगणना के बाद, अनुच्छेद 82 में कह रखा है प्रत्येक जनगणना के बाद इसका पुनर् क्या होगा? नियोजन होगा। किसका? संसद का नियोजन होगा। और अनुच्छेद 83 की बात करूं तो 83 में संसद के जो सदस्य हैं या सदन के जो सदस्य हैं उनकी अवधि की बात की गई है। अवधि का मतलब अपन कह सकते हैं कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल की भी चर्चा करेंगे। लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल और राज्यसभा की अपन बात करें तो 6 साल होगा। लेकिन इसके 2/3 सदस्य प्रतिवर्ष क्या हो जाएंगे? बदलते रहे। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? बदलते हैं। और 2/3 सदस्य क्या रहते हैं? शेष ड्यू में रहते हैं। मतलब 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद नए सदस्य बनते हैं। बल्कि सबका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष तक वो कार्यकाल होता है। ये ध्यान रखना है। 84 की बात करूं तो सदस्य की योग्यता है 84 में, अनुच्छेद 84 में सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख है। क्या प्रकार की योग्यता होंगी? भारत का नागरिक होगा, है ना। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य 25 और राज्यसभा का सदस्य बनेगा वो व्यक्ति क्या योग्यता रखेगा? इन सभी चर्चाओं की गई है। बेसिकली लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। आगे अनुच्छेद 85 है, उसमें जिक्र किया गया है कि संसद का 17 और विघटन का उल्लेख है। 70 का 17 विघटन का उल्लेख किया गया। 17 का उल्लेख है
इसका मतलब ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 86 की मैं बात करूं 86 की, तो 86 में संसद के अभिभाषण का उल्लेख है। सांसदों के अभिभाषण का उल्लेख है। अभिभाषण, अच्छा अभिभाषण नाम शब्द, भाषण शब्द तो समझ में आता है। अभी का मतलब है जो व्यक्ति पहली बार जो भाषण देता है उसे अभिभाषण कहते हैं। और अभिभाषण दे दें 86 के तहत सदस्य हैं वो भाषण देंगे, और 87 में देगा वो राष्ट्रपति का अभिभाषण है। किसका अभिभाषण है? राष्ट्रपति का क्या है? अभिभाषण दिया जाता है। इस बात का क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। अनुच्छेद आगे मैं बात करूं 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के क्या हैं? अधिकार हैं। 88 है, उस 88 में किस बात का जिक्र किया गया है कि संसद के जो सदस्य हैं या महान्यायवादी हैं, सदस्यों के अधिकार क्या हैं? इसका मतलब उनका क्या किस किस प्रकार का पावर्स दिया गया है। आपको मैं बात करूं, संसद के जो सदस्य होंगे उनको जो सत्रावसान चलता है, सत्र चलते हैं, उस दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्हें क्या प्रदान की जाएगी? छूट प्रदान की जाती है। इन बातों का क्या किया गया है? जिक्र का उल्लेख रख रखा है। आगे मैं बात करना हूँ यहाँ पर थोड़ा सा संसद की विशेषता किस प्रकार से बनी हुई है उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये तो बेसिकली अनुच्छेद हैं जिनमें छोटे छोटे उल्लेख किए गए हैं। आगे भी आएंगे अनुच्छेद जिनकी अपन चर्चा करेंगे। देखो, भारत में दूसरा है सरकार का व्यवस्थापिका जिसे संसद कहते हैं, और 79 से लेकर 122 तक इसका उल्लेख किया गया है। बेसिकली 79 में संसद का गठन किया गया, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। फिर मैं बात करूं आगे 80 में तो राज्यसभा का उल्लेख है, और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। सिंपल सी बात है। 82 में जनगणना के बाद उनकी सदस्य संख्या कैसे नियोजित होगी। 83 में संसद की अवधि है, और 84 में उनकी योग्यताएं हैं। 85 में सत्र का विघटन करना, सत्रावसान बुलाना है। 86 में अभिभाषण का है, सदस्य अभिभाषण देंगे भाषण, और 87 में राष्ट्रपति देगा। 88 में सदस्यों के और महान्यायवादी के क्या हैं? अधिकार हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन इनकी चर्चा की है। अब मैं बात करूँ संसद का जो गठन या निर्माण का है वो कार्य कैसे है। देखो, संसद की सदस्यता कैसे बटी हुई है। मैंने कहा संसद के 2 सत्र हैं। यहाँ पर 2 सदन की बात करूँ, यहाँ पर संसद है, उस संसद के 2 सदनों की अपन ने चर्चा की। वो 2 सदन कौन कौन से हैं देखेंगे। यहाँ पर एक सदन का नाम है, वो है आपका लोकसभा। लोकसभा, इस लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। इस लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इस सदन को अनेक उच्च नामों से जाना जाता है। ऐसे ही इस सदन का है जो राज्यसभा है, राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन या ऊपरी सदन। राज्यसभा को कहा जाता है कम लोकप्रिय, कम लोकप्रिय, या फिर इसको कहा जाता है बुद्धिजीवी सदन, क्योंकि उम्र में इसके सदस्य होते हैं वो बड़े होते हैं, जो अनुभव रखते हैं। आगे मैं बात करूं यहाँ पर लोकसभा की, ये एक कैसा सदन है? तो ये सदन है वो स्थायी सदन न होकर कैसा है? अस्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। इसका मतलब कैसे है अभी चर्चा करते हैं। देखो, इसके जो सदस्य चुने जाएंगे वो अलग अलग कैटेगरी से निर्धारित कर रखा है यहाँ पर कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 5 लाख की जनगणना के अनुसार हैं, और ये 10 लाख की जनगणना के अनुसार एक सदस्य चुना गया है। दूसरे अपन बात करते हैं यहाँ पर इसकी अवधि की बात करूँ कि अवधि कैसे है। तो लोकसभा है वो अवधि है वो कम है, यानी अवधि है इसकी 5 वर्ष तक क्या है ये बनी रहती है। जबकि इसकी अवधि की बात करूं तो ये कितने वर्ष तक बनी रहती है? 6 वर्ष तक बनी रहती है। और इसके जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य क्या हैं? प्रति 2 वर्ष से सदस्य प्रति 2 वर्ष से क्या हैं? रोटेशन क्रम में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये ध्यान रखना है। इसका जो सदस्य बनेगा उसमें उम्र या आयु का प्रावधान रखा गया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष होना जरूरी है?
25 वर्ष होना जरूरी है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता है? 30 वर्ष का सदस्य होने की आवश्यकता है। तो हमेशा बना रहता है, ये विघटित हो जाता है ना, लोकसभा भंग भी हो जाती है, 5 साल के बाद क्या हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है। जबकि वो बनी रहती है इसलिए स्थायी सदन है, ये बनी नहीं रहती इसलिए क्या है, अस्थायी सदन है, ये ध्यान रखना है। अब इनकी सदस्य संख्या की बात करूं तो सदस्य संख्या कैसे है, तो देखो इसकी कुल सदस्य संख्या की बात करूं, जो प्रावधान कर रखा है, कुल सदस्य संख्या होगी 552 और इसकी होगी वो होगी कुल अधिकतम है, कुल यानी कह सकते हैं अधिकतम कितनी हो सकती है, तो इसकी होगी 250। ये सदस्य संख्या रख रखी है। अब इनमें से बांट रखा है, यहाँ पर अलग अलग भागों में बांट रखा है, यहाँ पर 3 टुकड़ों में चर्चा की गई है। देखो राज्यों से कितने होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगे, और मनोनीत सदस्य संख्या कितने होंगी। तो राज्यों से जो संख्या है वो 530 है, केंद्र शासित प्रदेश से जो संख्या है वो 20 है, और मनोनीत सदस्य संख्या है वो 2 है। जबकि कुल अधिकतम संख्या है उसमें से भी राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेश की और मनोनीत की है, तो यहाँ पर भी हैं राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से, और यहाँ पर लिखेंगे मनोनीत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या है वो 229 है, यहाँ पर मतलब अधिकतम होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पर मनोनीत सदस्य संख्या तो 12 होगी, केंद्र शासित प्रदेश से संख्या होगी वो 9 होगी, और 229 राज्यों से होगी। ऐसे प्रावधान अधिकतम का कर रखा है, इसका ध्यान रखेंगे। अधिकतम हो सकती है, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है, वर्तमान में संख्या का ध्यान रखना है। वो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो कितनी है, वो 545 है। प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी अगर मैं वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान में संख्या कितनी है राज्यसभा की, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 245 ही आएगी। सर ऐसा आंकड़ा क्यों है, ये सीटें रिक्त क्यों हैं, तो उसका भी रीजन देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या कम है, वो एक जनगणना हुई थी। मैंने कहा जनगणना इसलिए कुछ अनुच्छेद बताए हैं। जनगणना 1971 को आधार मानकर 2026 तक, आधार इसी को माना है, इस संख्या को आधार मानकर 2026 तक क्या रखा गया है, यथावत रखा गया है। क्यों, किस संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन के तहत इस जनगणना को ये रखा गया कि यहाँ सदस्य संख्या में कोई कटौती बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं होगी। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखेंगे यहाँ पर वर्तमान की बात करूँ 545 है, 545 का डिवाइडेशन कैसे है, यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है। देखो मैंने कहा राज्यों से भी होगी, और मैंने कहा केंद्र शासित प्रदेश से भी होगी, यानी यूटी क्षेत्र से भी हो, केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं। और एक बोला था मैंने मनोनीत सदस्य संख्या भी होगी। तो देखो राज्यों में जनसंख्या की कमी नहीं है इसलिए 530 सीटें फुल हैं। केंद्र शासित प्रदेश में संख्या कम है इसलिए यहाँ पर 13 सीट हैं। और मनोनीत संख्या की बात की मैंने, 2 सदस्य हैं जो आंग्ल भारतीय हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं होने पर इनको मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्य होंगे वो आंग्ल भारतीय होंगे। कौन से होंगे, आंग्ल भारतीय होंगे, आंग्ल भारतीय होंगे, एंग्लो इंडियंस होंगे, इनको मनोनीत किया जाता है। तो ये संख्या 530 और 13 43 और 2 सदस्य ये 45 सदस्य संख्या हो जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा की भी बात करूं, यहाँ पर कंपटीशन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बड़े कोई सी भी एग्जाम हो उसमें, ठीक है, पटवार से लेके RSIS तक के एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इनमें आते ही आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे और अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनकी किताबों के अनुसार ये दिया गया है। ये देखेंगे आगे राज्यों की संख्या कितनी है और केंद्र शासित प्रदेश यूटी क्षेत्र है उनसे कितनी है और मनोनीत संख्या कितनी है।
तो इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेशन बांटा गया है। तो यहाँ पर भी हैं जो कितनी होगी, तो 229 के 229 सीटें फुल हैं, जबकि यहाँ पर संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर 4 सदस्य हो गए, 33 हो गए, और 33 के बाद 12 सदस्य हैं जो 4 क्षेत्रों से जुड़े होंगे, है ना। तो उनको मनोनीत किया जाता है कला, साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र हैं जो स्पेशल प्रावधान रखते हैं। उनमें से इन व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये क्या बताई है आपको, संसद की क्या बताई है, संख्या बताई है। क्या बताई है, संख्या बताई है कि कितनी सदस्य संख्या होगी, ये चर्चा की है अपन ने यहाँ पर। संसद मैंने कहा अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, संसद का ही नाम है, व्यवस्थापिका का ही है जो कानून बनाते हैं। अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह है, इजराइल में निषेध कहते हैं, जापान में इसको डाइट कहते हैं, चाइना में इसको जनवादी कांग्रेस कहते हैं। तो ऐसी बात है, ऐसे भारत में इसको संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इनके अलग अलग नाम हैं। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। ये एक लोकप्रिय सदन है, जनता से जुड़ा हुआ है। ये कम लोकप्रिय, सीधा जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है, प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा का जो चुनाव है वो किस तरह से होता है, प्रत्यक्ष होता है। डायरेक्टली किसके द्वारा किया जाता है, इसके सदस्यों का चुनाव जनता करती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब डायरेक्ट जनता नहीं करती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। इसलिए ये सदन क्या है, थोड़ा कम लोकप्रिय है, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं होकर अस्थायी सदन है, जबकि स्थायी सदन की बात की जाए तो कौन सा सदन आएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो लोकसभा, वो राज्यसभा आएगा, स्थायी सदन, ठीक है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समय का सदुपयोग करें। आगे देखो, अवधि की बात करूं तो ये सदन है, इसकी अवधि है 5 साल लोकसभा की, और राज्यसभा की जो अवधि है वो 6 वर्ष है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य हमेशा रोटेशन क्रम में बदलते रहते हैं। पहले जितने सदस्य थे उनमें से उनका 1/3, मतलब जितने सदस्य, उनका 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं प्रत्येक राज्यों से। तो ये राज्यों का प्रतिनिधि सदन है, ये जनता का प्रतिनिधि सदन है। उम्र की बात करूं, हालांकि कार्यकाल सबका 6 वर्ष होगा, उम्र है 25 वर्ष लोकसभा की, राज्यसभा के सदस्यों की उम्र है 30 वर्ष। अच्छा, कुल सदस्य संख्या 552 है, ये अधिकतम है, और इसकी कुल सदस्य संख्या है जो 250 है। राज्यों की मैं बात करूं तो राज्यों से 530 हैं, केंद्र शासित प्रदेश से 20 हैं, और मनोनीत 2 सदस्य हैं। जबकि वर्तमान संख्या है वो कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 545 है, 545 है, क्योंकि 1971 की जनगणना का आधार मानकर 1926 तक यथावत रखने का क्या रखा है, प्रावधान। तो राज्यों से 530 है, केंद्र शासित प्रदेश से 13 है, 43 और 2 मनोनीत हैं, आंग्ल भारतीय हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए 545 हैं। राज्यों से बात करूं तो राज्यों से 245 अधिकतम हैं, इन 245 को बांट रखा है, 229 सदस्य, 4 सदस्य और 12 सदस्य मनोनीत, और ये कुल सदस्य हो गए आपके 245, ठीक है। लोकसभा के 545, राज्यसभा के सदस्य संख्या कितने हो गए, 245, ये से दिया गया है। एक बात यहाँ तक अपन ने चर्चा की यहाँ पर सदस्यों की, ठीक है। आगे मैं जो बात करूँगा वो और आगे की क्लास में यहाँ पर आगे देखेंगे अपन किस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करेंगे अनुच्छेदों के हिसाब से भी मैंने आपको क्या किया है, अवगत कराया है, और आगे और भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ अनुच्छेद की बात करूँ, अच्छा, संसद भवन है वो कब बना था, पहली बार संसद की बात करूँ
तो 1952 में संसद की बात करूं तो सबसे पहले 1952 में अप्रैल 1952 में संसद का निर्माण कार्य यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया गया था। पहली बार क्या हुए थे, संसद के लिए लोकसभा राज्यसभा के लिए चुनाव हुए और संसद बनी। वैसे संसद भवन की जो कल्पना है, संसद भवन की बात करूं तो संसद भवन का निर्माण कार्य है वो 1921 से लेकर 1926 पर लुडविन एटविन्स के प्रयास से, बेकर के प्रयास से किया गया था। और इसका उद्घाटन की बात करूं तो उद्घाटन किसने किया था, वो लॉर्ड इरविन ने किया था। इरविन, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद भवन बना हुआ है जिसकी आकृति यू आकार का ऐसे बना हुआ है। संसद भवन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बना हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों दल इसमें बैठते हैं। तो ऐसी चर्चा की कर सकते हैं अपन, कोई दो राय की बात नहीं है। आगे अपन चर्चा करेंगे। मैंने कुछ अनुच्छेदों की चर्चा की थी। अनुच्छेदों की बात करूं तो यहाँ संसद में और राज्य लोकसभा में दोनों में क्या है, कुछ पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा में जो पदाधिकारी होता है, राज्यसभा ऊपरी सदन है, राज्यसभा में होते हैं वो एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। ये दो पदाधिकारी होते हैं। जबकि लोकसभा का नाम सुना है तो लोकसभा का नाम सुना है तो एक तो लोकसभा क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, ठीक है, जिसको स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। और जबकि एक होगा वो उपाध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष। ऐसे दो क्या हैं, पद बटे हुए हैं। दो क्या बटे हुए हैं, एक तो सभापति और एक उपसभापति। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष है और एक है वो अध्यक्ष और एक है उपाध्यक्ष, ऐसे बटे हुए हैं। इसका मतलब ऐसे है, यहाँ पर कुछ सदस्य होते हैं जो संसद के कार्यों में क्या करते हैं, भागीदारी रखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनुच्छेद की बात करने जा रहा हूँ वो 89 अनुच्छेद 89। इसमें कह रखा है राज्यसभा का एक सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा, राज्यसभा लिखा है, राज्यसभा का एक सभापति व उपसभापति होगा। कौन होगा, उपसभापति पद होगा। ये पद हैं जो कार्य करते रहते हैं। और अनुच्छेद 90 है, उपसभापति पद रिक्त होने पर, पद त्याग देने पर उसको पद से हटाए जाने का क्या है, प्रावधान है। आर्टिकल की बात करूं तो उसमें राज्यसभा के उपसभापति को हटाने जाने का प्रावधान। एक बात और ध्यान रखना है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, सबको पता था ये बात, ये भी ध्यान रखना है। सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वो ही होता है। आगे अपन बात करें अनुच्छेदों की, अनुच्छेद है वो आगे है 91 अनुच्छेद, ठीक है। तो उसकी चर्चा नहीं करके अपन 93 की करें, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कर रहे हैं। तो इसमें कह रखा है यहाँ सीधा सीधा लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख है। आप सीधा महत्वपूर्ण अनुच्छेद ध्यान रखें, मोस्ट अनुच्छेद यही है आपका 93, इसलिए सीधी इसकी चर्चा करेंगे। आगे करेंगे 94 की। यहाँ पर तो 93 में तो लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान है, 94 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने का। यहाँ पर क्या है, लोकसभा के जो अधिकारी हैं अध्यक्ष वो है, वो पद रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष कार्य करेगा, उपाध्यक्ष का भी पद हो जाए तो फिर क्या कराए जाएंगे, सदस्यों में से क्या हो जाएंगे, चुनाव करवाए जाते हैं। तो ऐसा क्या कर रखा है, यहाँ पर प्रावधान कर रखा है, जो सदस्य हैं उनमें से ही। फिर है 96, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर संकल्प विचाराधीन होता है और उसका पीठासीन न होता है। क्योंकि जब यहाँ पर जब मान लो सदस्य ही नहीं रहे 96 में तो पीठासीन की बातें रखी जाती है। फिर आगे अनुच्छेद की बात करूँ, यहाँ पर 97 की महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का चर्चा रखेंगी। सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके जो अध्यक्ष हैं, सभी चीज़ों के जो अध्यक्ष हैं अधिकारी, उन अधिकारियों के यहाँ पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के किसका उल्लेख है, वेतन का उल्लेख है। उनको पदाधिकारियों को वेतन देने का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। चाहे वो कौन हो, चाहे वो सभापति हो या फिर क्या हो, वो अध्यक्ष हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, इनके वेतन का क्या किया जाता है, जिक्र किया जाता है। इन चीज़ों का अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है।
और अनुच्छेद 98 है वो संसद का क्या करता है, संसद का क्या है, उसमें सचिवालय है, संसद का है वो सचिवालय का क्या किया गया है, उल्लेख कर रखा है बेसिकली। आगे बात करूं मैं, सदस्यों को शपथ की प्रावधान है वो अनुच्छेद 99 है। उस अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, सदस्य को क्या दिलाई जाती है, शपथ या प्रतिज्ञान, यानी शपथ लेते हैं। अब इनको सभी सदस्यों को एक साथ राष्ट्रपति द्वारा क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं यहाँ पर अनुच्छेद 100 की, तो सदस्यों के क्या है, मतदान का उल्लेख है। किसके द्वारा, सदस्यों के मतदान का उल्लेख किया गया है। किसी बात पर, किसी विधेयक पर क्या करते हैं, वो मत देते हैं, उनका क्या किया रखा है, प्रावधान रखा गया है। तो अपन ने ये चर्चा की। एक अनुच्छेद और आता है वो आर्टिकल 101 है, उसमें जो चर्चा है वो चर्चा की है रिक्त स्थानों का रिक्त होने पर क्या प्रावधान रखा जाएगा। अनुच्छेद 102 है, आर्टिकल 102 है, उस आर्टिकल में रखा गया है सदस्यों की वापिस योग्यताओं का या निरहताएँ हैं उनका प्रावधान भी रखा गया। इनको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। एक आर्टिकल आपका जो बनता है 103, 130 में भी सदस्यों से निहिरताओं से संबंधित जो हैं वो प्रश्नों की चर्चा की गई है। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। उन अनुच्छेदों में आपको 89% क्वेश्चन ध्यान रखना है, 93 मोस्ट है, एक 97 जो अनुच्छेद है ये मोस्ट है। बाकी आपके ज़्यादा काम के ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो अनुच्छेद हैं वो मोस्ट इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 105 में सदस्यों को समितियों का विशेषाधिकार है, और अनुच्छेद 106 में है वो सदस्यों के वेतन भत्तों का क्या दिया जाता है, 106 में सदस्यों के वेतन भत्तों का, सदस्यों के वेतन भत्तों का क्या रखा है, प्रावधान रख रखा है। ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको रखना है वो 89 का ध्यान रखना है, जो है सभापति और उपसभापति जो पद है उसका ध्यान रखना है। एक अनुच्छेद 90 का भी जजाना है, देखिए 93 का ध्यान रखना है। उसमें ध्यान रखना है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर कहा जाता है, जिसमें उनका पद का प्रावधान है, ये ध्यान रखना है। एक अनुच्छेद 97 वो लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं या राज्यसभा के जो सभापति या उपसभापति उनको वेतन दिया जाता है अनुच्छेद 97 के तहत, 97 के तहत, ये ध्यान रखना है। 98 संसद का सचिवालय है। बाकी और अनुच्छेद हैं वो आपके ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने ऊपर वाले अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के ये ध्यान रखना है। और भी आगे हैं, क्योंकि संसद का जो जिक्र किया मैंने यहाँ पर वो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें सदस्य थे इसलिए इन चीज़ों का मैंने वर्णन किया अनुच्छेद यहाँ पर। ठीक है, आगे जो अनुच्छेद हैं वो एक अनुच्छेद बड़ा महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद 108 है। अनुच्छेद 108 की जो संसद का जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 108 है। ये भी बड़ा मोस्ट अनुच्छेद है। इसमें जो प्रावधान किया गया है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का जिक्र किया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये अधिवेशन बुलाता कौन है, बुलाना किसका होता है, तो बुलाना का कार्य है वो राष्ट्रपति का होता है। जबकि जब कोई विधेयक है उस विधेयक पर चर्चा की जाती है तो राष्ट्रपति बुलाता है। जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो आपको मैंने कहा पदाधिकारी है वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है या स्पीकर है उस स्पीकर द्वारा क्या की जाती है, उसकी अध्यक्षता की जाती है। अभी तक संयुक्त बैठक है वो 3 बार आयोजित हो भी चुकी है। कितनी बार आयोजित हो चुकी है, 3 बार, 1961, 1978 और 2002।
इन 3 बार बैठक हो चुकी है। 1961 में हुई, वो दहेज कानून पर हुई, दहेज कानून पर यहाँ पर हुई, वो बैंकिंग क्षेत्र को लेकर हुई, बैंकिंग क्षेत्र से हुई। और एक है जो पोटा कानून को लेकर बनी थी, जो आतंकी कानून था, उस आतंकी कानून को लेकर बनी हुई थी। ये कानून था जो आतंकवादियों से गतिविधियों से संबंधित है, उसके लिए ये कानून बना हुआ है। जब संसद यहाँ पर संयुक्त बैठक है, कब बुलाई जाती है? जब सदनों में क्या हो जाए, सदनों में आपस में क्या हो जाए, बहस हो जाए या फिर क्या हो जाए, विवाद हो जाए। अच्छा, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है। किसके संबंध में बुलाई जाती है? विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है। विधेयक का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कानून, कानूनी संबंधी जो बात है उसके लिए। अब विधेयक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एक तो विधेयक होता है वो साधारण विधेयक होता है। कैसा विधेयक होता है भाई? साधारण विधेयक होता है। एक होता है वो होता है धन विधेयक। कैसा विधेयक है? धन विधेयक। और एक होता है वो होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये 3 प्रकार के क्या हैं? विधेयक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ये भी ध्यान रखना है, विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक है, इस साधारण विधेयक पर क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मैंने कहा साधारण विधेयक है उस पर क्या बुलाई जाएगी? बैठक बुलाई जाएगी, ये इस पर। और धन विधेयक है उस पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। और संविधान संशोधन विधेयक है इस पर भी बैठकें नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि साधारण विधेयक पर दोनों को क्या है? समान शक्तियां हैं। धन विधेयक की जो शक्ति है वो लोकसभा में है और संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो दोनों को बराबर है। ये भी ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर आपको अनुच्छेद 108 क्लियर हो चुका होगा। आगे मैं चर्चा करूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसको मोस्टली ध्यान रखना है, नोटबुक में ध्यान रखना है। जब ऑफलाइन क्लासें होंगी तो उसमें मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। बुलाता अब कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक संयुक्त बैठक 3 बार आयोजित हुए, 1961, 1978 और 2002 3 बार हुई है यहाँ पर। और बैठक क्यों बुलाई जाती है? जब सदनों में बहस हो जाए। विधेयक की बात की तो विधेयक मैंने आपको बताया 3 प्रकार के क्या होते हैं? विधेयक होते हैं। तो अनुच्छेद 108 आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अनुच्छेद 108 के बाद 9 की चर्चा करूं तो अनुच्छेद आर्टिकल की बात करूं, 108 हुआ। 109 की बात करूं तो इस 109 में चर्चा की गई है वो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। किसके संबंध में? धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक की क्या है? विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। एक बात ध्यान रखना है, जो विधेयक है धन विधेयक जनता से जुड़ा हुआ है। जनता उसके लिए क्या करती है? कार्य करती है। और ये जनता से जुड़ा हुआ विधेयक है तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है। इसलिए 110 में क्या दे रखी है? धन विधेयक की क्या दे रखी है? परिभाषा। धन विधेयक की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। आर्टिकल 111 की मैं बात करूं, अनुच्छेद 111 में किस बात का चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 111 में भी किस बात का उल्लेख किया गया है? विधेयकों को अनुमति की बात की गई है। विधेयकों को अनुमति की चर्चा दी गई है। ये भी ध्यान रखना है। विधेयक है तो देखो, साधारण विधेयक पर तो राष्ट्रपति अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर है वो साधारण बहुमत का विधेयक है, उस पर सिंपल दी दे देता है साधारण विधेयक पर। और जो धन विधेयक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति कब देता है? स्वीकृति। पूर्व में क्या देता है? स्वीकृति देता है। हमेशा धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले हस्ताक्षर करता है और बाकी जो विधेयक हैं उन पर राष्ट्रपति बाद में क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। अनुच्छेद 112 में है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बजट का उल्लेख है। बजट नाम बहुत बार सुना होगा। बजट का मतलब है आगामी वर्ष के लिए जो आय और व्यय का जो वितरण है उसे बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 113 में संसद के परिकल्पनाओं का है। अनुच्छेद 114 की मैं सीधी बात करूं तो यहाँ विनियोग विधेयक का प्रावधान है।
विनियोग विधेयक का, विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है ना। आगे मैं बात करूँ यहाँ पर, ये सारे जो अनुच्छेद चल रहे हैं वो इनके ही संबंध में है, विनियोग विधेयक, धन विधेयक। आगे बात करें 115 अनुपूरक है, 116 में भी है, 117 में भी, फिर वापस 117 में भी क्या आ जाएगा, जो धन विधेयक है, धन विधेयकों पर क्या है, स्वीकृति का उल्लेख किया गया है। तो ऐसे चर्चा की गई है, यहाँ पर ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। 118 में प्रक्रिया है और 121 में संसद सदस्यों पर चर्चा पर निर्बंध कर रखा है, यानी 121 में जो है वो संसद सदस्य क्या है, चर्चा के संबंध में उल्लेख किया, सदस्यों की चर्चा। यहाँ पर चर्चा का मतलब बहस, बातचीत का उल्लेख है। और आर्टिकल में बात करूँ 122 और ये आर्टिकल है 123, इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना है। 123 का मोस्ट है यहाँ पर। तो 122 में न्यायालय द्वारा या न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीशों के बारे में चर्चा पर प्रतिबंध है, यानी जो संसद के सदस्य हैं वो न्यायाधीशों के बारे में क्या नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। और 123 आपके लिए बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है प्यारे विद्यार्थियों। अनुच्छेद 123 है वो क्या है आपके लिए, मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का चर्चा की गई है। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश जारी कौन करता है, अध्यादेश मैंने कहा ऐसा एक अस्थायी क्या होता है, अस्थायी क्या होता है, कानून होता है। अस्थायी क्या है, कानून है। इस अस्थायी कानून को जारी करने की शक्ति किसके पास होती है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति कब जारी करता है इसको, तो जारी कब करता है, जारी तब करता है लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। तो जब लोकसभा विघटित हो जाए, क्या हो जाए, संसद 70 में नहीं हो, तब जारी किया जाता है। इस कानून की अवधि कितने महीने तक होती है, अस्थायी कानून की अवधि होती है 6 महीने तक। जब नवनिर्वाचित लोकसभा बन जाती है तो उसको 42 दिन में अनुमोदन करना पड़ता है इस कानून का। अगर अनुमोदन कर देती है तो ये ठीक है, वरना ये क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, यानी 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह की बात करें तो 6 सप्ताह तक ये कानून बना रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने आज जो चर्चा की है वो चर्चा इसी के संबंध में की है। बाकी कल देखेंगे संसद के जो सदन हैं वो क्या शक्तियां रखते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी कौन कौन सी समितियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा अपन कब करेंगे, अपन इनकी चर्चा कल करेंगे। आप समय का सदुपयोग करते हुए संसद के जो दोनों सदन हैं उनके नोट्स बनाएं, PDF में आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, आज के क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं।